Good morning to each and everybody. Now we are going to discuss some new findings from our space and related events, especially with respect to vast planets of our Milky Way. This episode is in Hindi and we are very hopeful for our lectures by which some facts can be explained. जो भी दुनिया के खगोलविद हैं उन्होंने पहली बार आकाश गंगा के बाहर एक विशाल ग्रह देखा है। अब तक 500 ग्रहों की खोज हो चुकी है, मगर यह पहला ऐसा ग्रह है जिसका जन्म आकाश गंगा के बाहर हुआ है। साइंस एक्सप्रेस जर्नल के मुताबिक गैसों से बना यह ग्रह बृहस्पति ग्रह से 25% ज्यादा भारी है या पृथ्वी से 400 गुना ज्यादा भारी है, जो एक गौनी आकाश गंगा में जन्मे तारे का चक्कर लगाता है। HIP 13044b नाम का यह ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। यह ग्रह सौर मंडल के हैलनी धाराकारों के समूह से संबंधित है। आकाश गंगा यानी मिल्की वे के सदस्यों की संख्या कितनी है, इस पर अभी खगोल शास्त्री एकमत नहीं है। यह कहना भी संभव नहीं है कि कितनी आकाश गंगाएं अभी तक हमारे ब्रह्मांड में हैं। प्रतिदिन प्रतिपल कुछ धूमकेतु, कुछ नई आकाश गंगाओं का आविष्कार होता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड अब तक के अनुमानों से कहीं ज्यादा है। विज्ञान के अनेक नियम ऐसे हैं जो गैलेक्सी के इस चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पर आश्रित होते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में कब क्या हो जाएगा इसका अंदाजा लगा पाना संभव नहीं है, यानी निश्चितता के साथ कुछ कह पाना संभव नहीं है। विशेष तौर पर विज्ञान के नियम और धारणाओं में कब क्या अंतर होगा कोई सोच भी नहीं सकता। एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च की माने तो इसके लिए व्यवस्थित प्रोजेक्ट ने यह खुलासा किया है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड अब तक के अंदाजे से कहीं अधिक है। विज्ञान जगत में इसे एक बड़ी सूचना के रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे विज्ञान के बहुत से नियम गैलेक्सी के इन चुंबकीय क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। इस दृष्टिकोण से जो भी निष्कर्ष हमारे पास हैं उनमें परिवर्तन हो सकता है, और फिर उन नियमों में परिवर्तन हो जाने के बाद ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया भी बदल सकता है। यही ब्रह्मांड और गैलेक्सी से जुड़े कुछ रहस्य और गहरे हो जाएंगे। इस रिसर्च में जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश और अमेरिका के शोधकर्ता सम्मिलित हैं। इस शोध के मुताबिक हमारी आकाशगंगा के केंद्र में
बाकी के हिस्से से 10 गुना ज्यादा चुंबकीय शक्ति है। इस शोध के लेखक डॉक्टर रोलैंड क्रॉकर का कहना है कि इस नई खोज के बाद से हमारे एस्ट्रोनॉमर्स की मौजूदा सोच में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। पिछले 30 वर्षों से हम अपनी आकाशगंगा के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूरी तरह अंधेरे में थे। इसको लेकर के हमारा ज्ञान किसी खास निष्कर्ष तक नहीं जा रहा था। अभी तक हम इस मामले में मात्र अपना अनुमान लगाते थे। एस्ट्रोनॉमी में होने वाली तमाम गणनाओं में हम मिल्की वे की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल तो करते थे, परंतु यह पूरा स्पेस ही चुंबकीय है, यह धारणा हमारी निश्चितता को प्राप्त नहीं थी। अब इस नए खुलासे के तारों के बनने से लेकर ब्रह्मांड की रचना तक हर चीज के बारे में वैज्ञानिकों का नया अनुमान हो सकता है, वैज्ञानिकों की नई सोच हो सकती है और शोध की एक एक बातें यह बतला रही है कि इस पर कुछ नए निष्कर्ष के साथ हम विज्ञान जगत को अवगत कराएंगे। इसके अतिरिक्त इस खोज से एक दूसरा विचार यह भी उभरता है कि गैलेक्सी के केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र इतना ज्यादा कैसे संभव है, जबकि ब्रह्मांड के वे हिस्से जिनका निर्माण पहली बार हुआ था उनकी मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर है। खैर, हमें यह तो पता चल गया कि हमारी गैलेक्सी की 10% से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेकर 1% से भी कम आयतन वाले उसके सेंटर में केंद्रित है। मैग्नेटिक फील्ड गैलेक्सी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर उनमें मौजूद गैसों के हलों का निर्धारण इसी शक्ति के आधार पर होता है। यह तारों के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कैसे होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। इस ब्रह्मांड में पहली मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से बनी, कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन अटकल यह है कि प्रारंभ में बनी गैलेक्सी में पहले से ही चुंबकीय ताकत थी, यानी चुंबकीय ताकत लेकर के ही यह गैलेक्सी आई थी, जो इनके बीच उपस्थित श्याम विगत यानी ब्लैक होल की बदौलत पैदा हुई होगी। लेकिन अभी भी हमें इसके समुचित जवाब के लिए प्रतीक्षारत रहना होगा। यदि विज्ञान इस मामले को एक निश्चित आयाम तक लेकर के जाता है तो यह अंतरिक्ष जगत के लिए एक नई खोज होगी और नए निष्कर्षों के बाद जो प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होते रहे हैं और जिनका उत्तर हम विज्ञान की दृष्टि से खोजने के प्रयास में रहते हैं, हो सकता है हमारे प्रश्न का स्वभाव भी बदल जाए और प्राप्त होने वाले उत्तरों की एक नई व्याख्या संभव हो सके। आज इतना ही, फिर एक नए एपिसोड में हम एक नई परिचर्चा के साथ उपस्थित होंगे।